KH एडिटेक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2009 की एक कॉमेडी, फैंटेसी, मिस्ट्री फिल्म दिखाऊंगा जिसका शीर्षक सिंबॉल है। बहुत ही रंगीन पजामा पहने एक जापानी व्यक्ति एक सफेद खाली कमरे में उठता है जिसमें कोई दरवाजे या खिड़कियां नहीं हैं और कोई स्पष्ट छत नहीं है। जब वो करीब से देखने के लिए दीवारों में से एक के पास जाता है तो उसे उसमें से कुछ अजीब चीज चिपकी हुई मिलती है। एक पुरुष सदस्य के आकार का उभार। एक दो बार इसे दबाने के बाद वो टिप को दबाता है जिससे सैकड़ों खिलखिलाते हुए बच्चे स्वर्गदूत फर्श और दीवारों से बाहर आ जाते हैं। कुछ सेकंड के लिए वहां रहने से पहले वे जिस तरह से आए थे उसी तरह वापस चले जाते हैं। एक चीज जो वे पीछे छोड़ देते हैं, हालांकि अब उनके सभी सदस्य दीवार और फर्श से बाहर चिपके हुए हैं। ये सीखना के रूप में जाना जाता है। वो ये देखने के लिए विभिन्न बटन दबाना शुरू करने का निर्णय लेता है कि क्या होता है, और हर बार जब वो ऐसा करता है तो एक अलग यादृच्छिक वस्तु कमरे में गिरती है, एक छोटे टूथब्रश से लेकर एक बड़े फूलदान तक। उसी बटन को फिर से दबाने पर उसे वही वस्तु दी जाती है, और इस तरह एक विशेष बटन पर इस अवधारणा के उसके परीक्षण से उसे चॉपस्टिक का एक बड़ा ढेर मिलता है। हालांकि उसका मनोरंजन अल्पकालिक होता है जब वो चॉपस्टिक के बगल वाले बटन को दबाता है और एक छोटी गाड़ी दीवार से निकलकर उसके पैरों से टकराती है। दर्द से चिल्लाने के बाद वो जो अगला बटन दबाता है वो एक बट में बदल जाता है जिससे उसके चेहरे पर गैस निकलती है। घंटों बाद आदमी ने कमरे में विभिन्न प्रकार की यादृच्छिक वस्तुओं को इकट्ठा कर लिया है, और जब वो दीवार पर गेंद फेंकता है तो ये एक बटन दबाती है जो उसे सुशी उपहार में देती है। ये उसे उत्तेजित करता है क्योंकि वो भूखा हो रहा है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास सोया सॉस नहीं है। वो अपने अपहरणकर्ताओं से इसके लिए पूछता है, लेकिन हमेशा की तरह उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। इसलिए वो बार बार एक बटन दबाता है जब तक कि उसके सामने सुशी का ढेर नहीं आ जाता है, लेकिन फिर भी कोई सॉस नहीं होता है। हार मानकर आदमी सुशी खाने के लिए आगे बढ़ता है जो उसे स्वादिष्ट लगती है, और एक बार जब वो आखिरी टुकड़ा खत्म कर लेता है तो वो और के लिए बटन दबाता है। जब सोया सॉस की एक बोतल अंत में दिखाई देती है तो वो क्रोधित हो जाता है। जब वो उन्हें पहनता है तो वो एक नन्ही परी को अपने सदस्य की ओर इशारा करते हुए दिखता है, और आदमी खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे जवाब मिल गया है। हालांकि उस विशेष बटन को दबाने के बाद उसे केवल एक उल्टी गिनती और उसके ऊपर गैस छोड़ने के लिए ऊपर से प्रकट होने वाला एक विशाल बट मिलता है। कुछ घंटों बाद उसने एक मांगा के 5 खंड पढ़ी हैं जो उसे बहुत मनोरंजक लगता है, लेकिन जब वो छठा पाने के लिए बटन दबाता है तो उसे 7वां मिलता है। निराश होकर वो अन्य बटनों को आजमाने की कोशिश करता है जो उसे 8 और 9 देते हैं, लेकिन फिर भी 6 नहीं। हालांकि वो जो आखिरी बटन आजमाता है उसमें उसके लिए एक महत्वपूर्ण आश्चर्य है। ये दीवार के एक हिस्से को खोलता है जो अपने पीछे एक दरवाजे को छुपाता है। आदमी इस खोज का जश्न मनाता है, लेकिन अपने उत्साह में वो ये भूल जाता है कि कौन सा बटन निकास को खोलता है। वो एक को बेतरतीब ढंग से आजमाता है और आश्चर्यजनक रूप से एक अफ्रीकी जनजाति के व्यक्ति को दीवार से दीवार तक भागते हुए देखता है। अगला उसके सिर पर पानी गिरा देता है। तीसरा वही निकलता है जिसकी उसे जरूरत होती है, और जैसे ही दीवार खुलती है वो उसकी ओर दौड़ता है, केवल ये देखने के लिए कि ये उसके चेहरे पर बंद हो जाती है। उसकी दूसरी कोशिश भी उसी तरह समाप्त होती है, और तब उसे पता चलता है कि जब तक सदस्य की नोक नीचे है तब तक दरवाजा खुला रहता है। इसलिए वो इसे हासिल करने के विभिन्न तरीकों को आजमाने लगता। इनमें से कोई भी काम नहीं करता, और ना ही इसे कूदने वाली रस्सी से खींचने से या पंखे द्वारा भेजी गई हवा से मारने से। उसकी अगली योजना गाड़ी पर चढ़ने और बटन दबाने के बाद उसे धक्का देने की है, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद वो स्वीकार करता है कि वो इसे नियंत्रित नहीं कर सकता है। उसे जो करने की जरूरत है वो बटन की नोक को नीचे रखने का एक तरीका खोजना है। वो विशाल फूलदान को उसके ऊपर रख देता है, लेकिन बटन फिर से ऊपर चिपक जाता है। इसलिए आदमी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे फूलदान को भारी बनाने के लिए उसे भरने की जरूरत है। सबसे पहले वो पानी के बटन की कोशिश करता है, लेकिन ये व्यर्थ है। चाहे वो पानी को पुनर्निर्देशित करने की कितनी भी कोशिश करे, ये केवल उस पर ही गिरता है और कहीं नहीं। उसके अगले प्रयास में फूलदान को सुशी से भरना शामिल है, लेकिन ये इतना भारी हो जाता है कि वो इसे उठा भी नहीं सकता। फूलदान की गर्दन भी उसके हाथ के लिए बहुत संकीर्ण है, इसलिए आदमी के पास चॉपस्टिक का उपयोग करने और टुकड़े टुकड़े करके सुशी का एक गुच्छा निकालने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। कुछ क्षणों बाद जब वो पर्याप्त हटा देता है तो वो मुश्किल से फूलदान उठा पाता है, इसलिए वो ठीक वैसा ही करता है और इसे बटनों के करीब ले जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो वो पाता है कि उसे फूलदान को फर्श पर रखना पड़ रहा है, क्योंकि वो फिर से भूल गया है कि वो कौन सा बटन था। और जब वो एक बार कोशिश करता है तो अफ्रीकी जनजाति का व्यक्ति बाहर आता है और गलती से आधार से टकरा जाता।
ये आदमी को परेशान कर देता है, जो घबरा जाता है और लगातार चिल्लाता है। उसे सही बटन मिल जाता है और वो उसे सुशी से ढकना शुरू कर देता है। जाहिर है ये भी काम नहीं करता है और छोटा सा सदस्य चावल के बीच में आ जाता है। फिर आदमी बटन को टेप से ढकने की कोशिश करता है, उसके बाद टेप और एक स्टील प्लेट से, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। हर बार दरवाजे की उसकी पीठ पर टकराने से होने वाले दर्द से निपटने के लिए कुछ दर्द निवारक दवाएं लेने और एक झपकी लेने के बाद आदमी अपने दांत धोना चाहता है, इसलिए वो पानी पाने के लिए एक बटन दबाता है। हालांकि ये गलत बटन था और इससे छत से गिरने वाली रस्सी का पता चलता है। इससे उसका मूड तुरंत बेहतर हो जाता है, क्योंकि इससे उसे एक नई योजना का विचार आता है। वो दरवाजा खोलता है, फिर रस्सी का उपयोग करके खुद को कमरे में घुमाता है और दरवाजा बंद होने से पहले वहां पहुंच जाता है। दुख की बात है कि जब वो नकली दीवार के पीछे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वो बंद है। वो दरवाजा बंद होने से ठीक पहले कमरे में लौटता है। हालांकि बाहर निकलते समय ये उसे किसी भी तरह से टकराने में कामयाब हो जाता है और निराशा में वो दीवार पर लात मारता है, जिससे एक बटन सक्रिय हो जाता है और कमरे के बीच में तैरती हुई चाबी दिखाई देती है। हालांकि जैसा कि दरवाजे के साथ होता है, बटन के फिर से सक्रिय होने पर यह चला जाता है। इसलिए आदमी को कमरे में चाबी और दरवाजा खुला रखने का एक तरीका ढूंढना होगा। दीवार पर लात मारने पर उसका पैर कहां पड़ा होगा, इस पर कमोबेश ध्यान देकर वो एक बटन चुनता है। तभी दीवार से एक कुत्ता निकलकर उस पर भौंकने लगता है। अगले बटन के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन सौभाग्य से तीसरा प्रयास सफल होता है। बटन पर अपनी नजर और इशारा करते हुए हाथ को टिकाए रखते हुए आदमी पीछे की ओर चलता है और सुशी मछली का एक टुकड़ा पकड़ता है, जिसे वो सही बटन को चिन्हित करने के लिए दीवार पर वापस ले जाता है। हालांकि जब वो इसे दबाता है तो कुत्ता फिर से बाहर आ जाता है। इस बार वो बटन को तेजी से ढूंढता है और अपनी योजना के साथ आगे बढ़ता है। वो रस्सी को प्रकट करता है और विभिन्न बटनों तक पहुंचने के लिए उस पर झूलता है, लेकिन ये अभी भी पर्याप्त है। जैसे ही वो फर्श पर गिरता है, वो एक प्लंजर देखता है जो उसे कई बटनों में से एक से मिला था और उसे अपनी छोटी सी समस्या को हल करने का एक विचार मिलता है। वो दीवार को छूने और खुद को आगे धकेलने के लिए प्लंजर का उपयोग कर सकता है। एक असफल प्रयास के बाद योजना सुचारू रूप से चलती है और रस्सी पर झूलने और प्लंजर के साथ खुद को धकेलने के संयोजन से वो बटन कुंजी दबाता है। कुंजी को पकड़ता है, दरवाजे का बटन दबाता है और दरवाजा बंद होने से पहले उस तक पहुंचता है। वो बिना समय बर्बाद किए ताली में कुंजी डालता है, जल्दी से उसे घुमाता है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, आदमी बाहर भागता है। दरवाजा बंद होती ही उससे टकरा जाता है और हताशा में वो प्लंजर को विपरीत दीवार पर फेंक देता है, जिससे वो बटन सक्रिय हो जाता है जो अफ्रीकी जनजाति के व्यक्ति को मुक्त करता है। जैसे ही वो उसे चलते हुए देखता है, उसे कुछ एहसास होता है। उसके माथे पर 3 अंक चित्रित हैं, जो कि उसके लिए आवश्यक संयोजन होना चाहिए। चूंकि दरवाजे के पीछे का समय सीमित है, आदमी रस्सी पर झूलने और कूदने की पूरी प्रक्रिया को 3 बार करता है, प्रत्येक अंक को डालने के लिए 1। तीसरी बार वो वहीं रुकता है और दरवाजा खोलता है, जो थोड़ा अटक गया है, और उसे खोलने के लिए उसे बहुत जोर लगाना पड़ता है। जब वो आखिरकार ऐसा करने में सफल हो जाता है तो उसके पीछे की दीवार का टुकड़ा बंद हो जाता है, जिससे वो फंस जाता है और दरवाजा खोलने के लिए उसके पास पर्याप्त जगह नहीं बचती। तबाह वो आदमी फर्श पर बैठ जाता है और रोना शुरू कर देता है। बटनों से मिली वस्तुओं के साथ किए गए सभी मजे को याद करता है। उसे वहां भी बंद कर दिया गया था, लेकिन कम से कम उसके पास हिलने डुलने और मनोरंजन के लिए जगह थी। और अब उसे एहसास होता है कि जब तक उसके पास था तब तक उसने उसकी सराहना नहीं की। अचानक उसे अपने चेहरे पर बाईं दीवार से आती हवा का एहसास होता है। जैसे ही वो इसे छूता है, उसे एक दरार मिलती है जो इंगित करती है कि ये नकली है। वो बिना समय बर्बाद किए पैनल को धक्का देकर खोलता है और वहां से भाग जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो एक निकास की ओर दौड़ते हुए अनंत काल बिताता है। और जब वो अंत में एक कमरे में पहुंचता है, उसके बाल लंबे हो चुके होते हैं और उसके पायजामा के रंग फीके पड़ चुके होते हैं। ये कमरा भी खाली है और वो जिस दरवाजे का उपयोग करता है वो उसके प्रवेश करते ही बंद हो जाता है। लेकिन शिशु स्वर्ग देतों के बजाय यहाँ वयस्क हैं जो दीवार में गायब हो जाते हैं और केवल अपने सदस्यों को बटन के रूप में उपयोग करने के लिए छोड़ देते हैं। इस चरण को अभ्यास के रूप में जाना जाता है। इस बीच मेक्सिको के एक शहर में छोटे एंटोनियो का परिवार चिंतित है, क्योंकि पिता, एक पहलवान जिसे एस्कारगोट मैन के रूप में जाना जाता है, सामान्य से अधिक चुपचाप व्यवहार कर रहा है। उनकी पत्नी सोचती है कि ये शायद इसलिए है क्योंकि ये अगला प्रतिद्वंद्वी उनसे बहुत छोटा है, लेकिन दादाजी कहते हैं कि जो मायने रखता है वो अनुभव है, युवा नहीं। एस्कारगोट मैन को उसकी बेटी सिस्टर करीन अपने ट्रक पर ले जाती है और वो उसे कुश्ती के रिंग में ले जाती है ताकि वो जल्दी तैयार होना शुरू कर सके, जिसमें कपड़े बदलना और कुंवारी लड़की से प्रार्थना करना शामिल है। स्कूल में एंटोनियो को अपने सहपाठियों द्वारा एस्कारगोट मैन पर शर्त लगाने के लिए धमकाया जा रहा है। उसे एक कमजोर हारने वाला कह रही हैं। जैसे
जैसे ही मैच शुरू होने का समय करीब आता है, सिस्टर करीन फिर से अपनी वैन लेती हैं और एंटोनियो और उनके दादा को एस्कारगोट मैन को एक्शन में देखने के लिए ले जाती। रिंग में प्रवेश करने वाली पहली टीम नॉर्दर्न टफ वंस है, जिसे सुपर डीमन और टकीला जू द्वारा बनाया गया है। फिर एस्कारगोट मैन और उनके साथी सिल्वर ईगल किस मी अ लॉट नाम की टीम के तहत आते हैं। सिल्वर ईगल शानदार शुरुआत के साथ अपनी टीम के लिए लड़ने वाला पहला व्यक्ति है, लेकिन वो जल्द ही पराजित हो जाता है जब नॉर्दर्न टफ वंस उससे एक के बजाय एक साथ लड़ती हैं। वे एस्कारगोट मैन की तरफ इशारा करते रहते हैं, उसे लड़ाई में शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन वो तब तक ऐसा करने से मना कर देता है जब तक कि सिल्वर ईगल एक चाल नहीं चलता जिससे सुपर डीमन और टकीला जो एक दूसरे को मारते हैं और वो बच निकलने में सक्षम हो जाता है। एस्कारगोट मैन को भी जल्दी से परास्त कर दिया जाता है, लेकिन जब उसका प्रतिद्वंद्वी उसे कुर्सी से मारने वाला होता है तभी रहस्यमय कमरे में मौजूद आदमी एक सदस्य बटन दबाता है और एस्कारगोट मैन जादुई रूप से अपनी गर्दन को आगे बढ़ाता है और अपने सिर के प्रहार से दोनों विरोधियों को बेहोश कर देता है। कमरे में ऐसा कुछ नहीं होता है जिससे आदमी का ध्यान जाए, इसलिए वो एक ही बटन दबाता रहता है, जिससे एस्कारगोट मैन सिल्वर ईगल, रेफरी, एंटोनियो और यहां तक कि घंटी को भी बेहोश कर देता है। कोई परिणाम ना देखकर आदमी अलग अलग बटन आजमाना शुरू कर देता है। एक बटन लॉस एंजलिस में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान एक मेटल बैंड की गायक को अपनी दर्शकों के ऊपर आग उगलने का कारण बनता है। दूसरा एक रूसी जादूगर की चाल को फेल कर देता है जब वो अपने असिस्टेंट को गायब करने की कोशिश करता है। और तीसरा चीन में एक आदमी को उसके ही कुत्तों पर भौंकने वाला बना देता है। आदमी हार मानने ही वाला होता है जब वो ऊपर से कुछ रोशनी आती हुई देखता है और नोटिस करता है कि पिछले कमरे के विपरीत यहाँ कोई छत नहीं है और वो दूर पर स्वर्गदूतों को उड़ते हुए देख सकता है। इस बार वो कुछ बिल्कुल नया करने का फैसला करता है। सदस्य बटन दबाने के बजाय वो उनका उपयोग दीवारों पर चढ़ने के लिए करेगा। ये काम करता है और हर बार जब वो अपने हाथों से कोई बटन पकड़ता है या अपने पैरों से उन पर कदम रखता है तो पृथ्वी पर कुछ अद्भुत होता है। फूलों के खिलने से लेकर हाथी के मरने तक वो जितना ऊपर जाता है प्रभाव उतने ही जटिल होते जाते हैं। ये अब केवल प्रकृति नहीं है, वहाँ मानवता और छोटी और बड़ी दोनों चीजें भी हैं, जैसे एक टोस्टर और चंद्रमा पर उतरना। जब तक वो शीर्ष पर पहुंचता है तब तक आदमी के बाल और दाढ़ी दोनों लंबे हो गए थे और उसे अब दीवार को पकड़ने की जरूरत नहीं है। अब वो भी स्वर्गदूतों की तरह तैर सकता है और पिछले कमरों में प्रशिक्षण से प्राप्त अपने सभी अनुभव का उपयोग करते हुए वो भगवान की अपनी भूमिका को स्वीकार करता है और बटनों को बेतरतीब ढंग से दबाने के बजाय उद्देश्य इसकी दीवारों पर महाद्वीप हैं और एक बड़ा सदस्य बटन है जिसे आदमी दबाने वाला है। ये भविष्य के रूप में जाना जाने वाला चरण है।